नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो कहानी है वो एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद कई माता-पिता को परेशान करता है। सवाल ये है कि अगर आपका बच्चा दूसरों जैसा नहीं है तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं बेंजी की। एक ऐसा लड़का जिसे उसके अपने ही माता-पिता मंदबुद्धि या कहिए कि सिंपल माइंडेड समझते थे। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। हम एक ऐसे लड़के से मिलते हैं जो दुनिया को बहुत ही सीधी सरल नजरों से देखता है, लेकिन कहानी के अंत तक यही सरल लड़का एक कामयाब बिजनेस का मालिक बन जाता है और एक कठोर जमींदार भी। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि बेंजी की ये सादगी उसकी कमजोरी थी या एक ऐसी छुपी हुई ताकत जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है जॉनसन परिवार। बेंजी के माता-पिता जो 40 साल से एक छोटी सी जमीन पर खेती कर रहे हैं और वो जमीन उनकी अपनी भी नहीं है। वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। उन्हें लगता है कि बेंजी के दिमाग में कुछ कमी है। हाँ, वो ना तो ठीक से बात करता है, न ही भावनाओं को समझता है। और उनकी ये चिंता कोई 1-2 साल की नहीं, 30 साल तक चलती है। वो उसे बस सहते रहते हैं, ये मानकर कि वो ऐसा ही है। लेकिन फिर वो एक फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जी, और डॉक्टर की सलाह बहुत ही सीधी है। वो कहते हैं उसे किसी काम में लगाओ, उसे जिम्मेदारी दो, और फिर वो कहते हैं उसे मुर्गियां पालने दो। मुझे ये हिस्सा बहुत कमाल का लगता है। क्या डॉक्टर को सच में कोई गहरी मनोवैज्ञानिक समझ थी या ये बस एक तुक्का था जो काम कर गया? क्योंकि ये सलाह बेंजी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है कि ये दोनों का मिश्रण था। डॉक्टर ने शायद ये देखा कि बेंजी इंसानी दुनिया की जटिलताओं से वो जुड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसे एक ऐसी दुनिया दी गई जिसके नियम सीधे और सरल थे। बेंजी के लिए मुर्गियां सिर्फ जानवर नहीं थी। तो क्या थी वो? वो एक ऐसा सिस्टम था जिसे वो समझ सकता था और कंट्रोल कर सकता था, जहां इंसानी रिश्ते, भावनाएं, ये सब उसके लिए एक पहेली थीं। वहीं मुर्गियों की दुनिया का तर्क सीधा था, दाना डालो, अंडे मिलेंगे, बस। मतलब इंसानों की दुनिया के शोर शराबे से दूर उसे एक ऐसा काम मिल गया जहां वो पूरी तरह से फोकस कर सकता था। बिल्कुल, और उसने किया भी। हाँ, कहानी बताती है कि वो स्कूल से आते ही सीधा अपनी मुर्गियों के पास भागता था। उसने अखबार पढ़कर अलग-अलग नस्लों के बारे में सीखा, जैसे व्हाइट लेगहॉर्न्स और रोड आइलैंड्स, ताकि ज्यादा अंडे मिल सकें। उसकी दुनिया उन मुर्गियों के इर्द गिर्द ही सिमट गई थी। बिल्कुल, उसकी तथाकथित सादगी असल में एक तरह की, यूं समझ लीजिए, एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म थी। वो गैर जरूरी जानकारी को अपने दिमाग में आने ही नहीं देता था। उसके लिए मुर्गी का अस्तित्व सिर्फ अंडे देने के लिए था, और इसी एक लक्ष्य पर टिके रहने की वजह से जो काम उसके माता पिता के लिए एक छोटा मोटा शौक हो सकता था, वो बेंजी के लिए एक जुनून बन गया, और फिर एक बढ़ता हुआ बिजनेस। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, पैसा भी आने लगा, और यहीं से कहानी में एक और परत जुड़ती है। बेंजी के माता पिता की सोच और बेंजी की सोच का फर्क। उसके पिता एक स्थानीय उपदेशक हैं, एक प्रीचर। जी, और वो ईश्वर और जमीन में गहरा विश्वास रखते हैं। और ये सिर्फ विश्वास नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का आधार है। वो 40 साल से उस किराए की जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, ये मानते हुए कि धरती जिसे ईश्वर ने बनाया है उन्हें जरूर कुछ देगी। लेकिन असलियत में वो गरीबी रहते हैं। उनकी सोच अमूर्त है, आस्था पर आधारित है। और बेंजी, उसकी सोच कैसी है? बेंजी की सोच ठीक इसके उलट है। वो ठोस नतीजों पर यकीन करता है। उसके लिए जमीन का मतलब वो टुकड़ा है जहां वो अपनी मुर्गियों के लिए और घर बना सकता है। उसके पिता आसमान की ओर देखते हैं और बेंजी जमीन की ओर। यहां सिर्फ पीढ़ियों का अंतर नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। अच्छा। एक दुनिया जो आस्था पर चलती है और दूसरी जो शुद्ध मुनाफे पर। और ये टकराव उस वक्त खुलकर सामने आता है जब बेंजी 21 साल का होता है। उसके माता पिता ने सालों तक उसका पैसा एक पासबुक में जमा किया था। उस दिन वो एक छोटा सा समारोह करते हैं और उसे वो पासबुक सौंपते हैं। हाँ, और उस पल में उनकी बहुत सारी उम्मीदें थी। उस पासबुक में 230 पाउंड से ज्यादा थे। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने सोचा था कि बेंजी खुश होगा, शायद उन्हें गले लगाएगा, या कम से कम शुक्रिया तो कहेगा ही। बिल्कुल। वो एक भावनात्मक पल चाहते थे। लेकिन बेंजी ने क्या किया? उसने बस पासबुक ली, उस पर नजर डाली और चुपचाप अपनी जेब में रख ली। कोई भावना नहीं, कोई शब्द नहीं। मुझे तो ये पढ़कर उसके माता पिता के लिए बहुत बुरा लगा। हाँ। ऐसा लगा जैसे उनके सारे प्यार और मेहनत को एक झटके में नकार दिया गया हो। आपका ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है।
लेकिन अगर हम बेंजी के नजरिए से देखें तो उसका व्यवहार पूरी तरह से तार्किक था। उसके लिए यह एक लेन देन था जो पूरा हो गया। पैसा मेरा था, अब वो मुझे मिल गया है, बात खत्म। आभार या शुक्रिया जताना ये तो एक सामाजिक नियम है, और बेंजी सामाजिक नियमों की दुनिया में रहता ही नहीं था। तो ये उसके लिए मालिकाना हक का पल था, भावनाओं का नहीं। सही बात है। और यही उसके माता पिता के लिए पहला बड़ा झटका था, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा उनकी भावनात्मक दुनिया से कितना कितना अलग है। तो बेंजी ने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी कमाई का किया क्या? यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। वो उस पैसे से जमीन खरीदना चाहता है, और कोई और जमीन नहीं बल्कि वही 4 एकड़ जमीन जिसे उसके माता पिता 40 साल से किराए पर जोत रहे थे। गजब की विडंबना है यहाँ। जिन माता पिता ने उस जमीन को अपनी पूरी जिंदगी एक आध्यात्मिक विरासत की तरह पूजा, उस जमीन को उनका मंदबुद्धि बेटा अपनी मेहनत की कमाई से खरीद लेता है। मिस्टर सैंडर्स जो जमीन के मालिक थे, उसे बेच रहे थे। जॉनसन परिवार को डर था कि अब वो बेघर हो जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं था कि खरीदार उनका अपना बेटा है। ये उनके लिए कैसा पल रहा होगा? एक तरफ गर्व कि उनके बेटे ने कुछ कर दिखाया, और दूसरी तरफ एक गहरा सदमा कि जिस जमीन से उनका भावनात्मक रिश्ता था, वो अब उनके बेटे की बिजनेस प्रॉपर्टी बन गई है। शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल गया। हाँ, बिल्कुल। यहाँ सिर्फ जमीन का मालिकाना हक नहीं बदल रहा था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की सोच हार रही थी। माता पिता का विश्वास जो प्रकृति और ईश्वर से जुड़ा था, बेंजी के ठोस पूंजीवादी नजरिए के सामने टिक नहीं पाया। अब वो अपने बेटे की जमीन पर एक तरह से किराएदार की तरह थे, और ये एहसास उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तो बेंजी ने जमीन खरीदकर अपनी दुनिया का पहला हिस्सा तो बना लिया, लेकिन एक सफल आदमी को समाज में और क्या चाहिए होता है? जाहिर है, एक परिवार। और यहीं से कहानी में फ्लोरेंस की एंट्री होती है, जो हालात को और भी जटिल बना देती है। हाँ, बेंजी अब 40 साल का हो चुका है। उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, और उसे लगता है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसका पत्नी चुनने का तरीका भी उतना ही व्यवहारिक और भावनाओं से परे है जितना उसका हर दूसरा काम। वो फ्लोरेंस नाम की एक लड़की को चुनता है, जो उसके पोल्ट्री फार्म में ही काम करती थी। कहानी में साफ बताया गया है कि फ्लोरेंस कोई बहुत सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके पैर भद्दे थे। उसके माता पिता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो बेंजी ने उसमें ऐसा क्या देखा? उसने वही देखा जो वो हमेशा देखता था, उपयोगिता। उसे एक सुंदर या पढ़ी लिखी पत्नी नहीं चाहिए थी। उसे बस मुर्गियों के काम में हाथ बटाने के लिए एक औरत चाहिए थी। फ्लोरेंस उसके सिस्टम में फिट बैठती थी। प्यार, रोमांस, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब उसके लिए बेकार की चीजें थी। और जब फ्लोरेंस घर में आती है, तो उसकी माँ के साथ उसका टकराव शुरू हो जाता है, घर के कामों को लेके, खासकर बर्तन साफ करने को लेके। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये घर में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। क्योंकि ये छोटी सी बात 2 औरतों के बीच अधिकार की लड़ाई बन जाती है। बेंजी की माँ को लगता है कि ये उनका घर है, और फ्लोरेंस को लगता है कि अब ये उसका घर है। और इस रोज रोज के झगड़े का बेंजी जो समाधान निकालता है, वो उसकी मानसिकता को पूरी तरह से उजागर कर देता है। हाँ, वो कहता है, ठीक है, अब से तुम लोग रसोई में खाओगे और हम दूसरे कमरे में खाएंगे। उसने सचमुच में घर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। ये कितना अजीब और कठोर समाधान है। अजीब और कठोर हमारे लिए है। बेंजी के लिए ये एक पूरी तरह से तार्किक समाधान था। उसके दिमाग में समस्या क्या थी? 2 लोग एक ही जगह पर लड़ रहे हैं। समाधान, दोनों को अलग कर दो, समस्या खत्म। उसने भावनाओं, परिवार के टूटने या अपने माता पिता के दर्द के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसके लिए ये घर का बंटवारा नहीं, सिर्फ एक व्यवस्था थी, एक अरेंजमेंट। और इस बंटवारे के बाद वो अपनी मुर्गियों में व्यस्त हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पढ़कर ठंड सी लगती है। ये सब हमें कहानी के सबसे चौंकाने वाले और दर्दनाक हिस्से की ओर ले जाता है। हाँ, जब सर्दियों में सब एक ही घर में बंद हो जाते हैं, तो तनाव अपनी हद पार कर जाता है। बेंजी और फ्लोरेंस को अब पूरा घर चाहिए, और बेंजी एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी सादगी की अंतिम और सबसे क्रूर परिभाषा पेश करता है। वो एक दिन अपने माता पिता के पास जाता है और सीधे सीधे कहता है, ये बेहतर होगा कि आप लोग कहीं और रहने चले जाएं। मैंने ये घर खरीद लिया है और अब ये मुझे चाहिए। कहानी बताती है कि ये पहली बार था जब लोगों ने उसकी आंखों में एक जंगली गुस्सा देखा था। ये सरल लड़का अब कहाँ चला गया था? शायद वो कभी गया ही नहीं था। ये उसकी सरलता का ही चुरांत रूप था। हम जिसे क्रूरता कह रहे हैं, वो उसके लिए एक सीधा सा बिजनेस डिसीजन था। उसका घर, उसकी जमीन, उसकी मुर्गियां, उसकी पत्नी, ये उसकी दुनिया थी, उसका सिस्टम था। उसके माता पिता अब उस सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे थे।
वो एक रुकावट बन गए थे। और बेंजी अपनी दुनिया से हर रुकावट को हटा देता था। उसकी सोच में भावनात्मक लगाव या कर्तव्य के लिए कोई जगह नहीं थी। जब उसकी माँ रोते हुए कहती है हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो बेंजी चिल्लाता है तुम्हें जाना ही होगा। ये वो पल है जहां पाठक के मन में बेंजी के लिए बची खुची सहानुभूति भी खत्म हो जाती है। और फिर जो होता है वो इस कहानी को हमेशा के लिए जहन में बसा देता है। एक हफ्ते बाद वो अपनी फोर्ड वैन में अपने माता पिता को उनके थोड़े बहुत सामान के साथ बिठाता है और शहर की ओर चल देता है। कोई बातचीत नहीं, कोई भावना नहीं। वो उन्हें शहर के बीच एक अनजान सड़क पर ले जाता है, गाड़ी रोकता है और कहता है आप लोग यहाँ रहोगे, और उन्हें फुटपाथ पर उनके सामान के साथ उतारकर बिना पीछे मुड़कर देखे वापस चला जाता है। कहानी का अंत उन दो बूढ़े लोगों के दृश्य के साथ होता है जो 40 साल तक आस्था और विश्वास के सहारे जीने के बाद अब एक अनजान शहर के फुटपाथ पर अकेले और हैरान खड़े हैं। उनकी पूरी दुनिया एक पल में उनसे छीन ली गई थी और छीनने वाला उनका अपना बेटा था। वो इतने स्तब्ध थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? हमने एक मंदबुद्धि लड़के की कहानी से शुरुआत की और एक बेरहम सफल बिजनेसमैन पर खत्म की। क्या बंजी कभी सरल था ही नहीं, या फिर उसकी सादगी ही धीरे धीरे एक तरह की चालाकी बन गई, जैसा कि कहानी में भी कहा गया है? मुझे नहीं लगता कि ये चालाकी थी, कम से कम उस तरह से नहीं जैसे हम समझते हैं। चालाकी में दूसरों को धोखा देने का इरादा होता है। बेंजी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो शुरू से अंत तक एक जैसा ही था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, तर्क, तथ्य और मुनाफा। उसकी सादगी असल में भावनाओं को प्रोसेस करने में उसकी पूरी तरह से अक्षमता थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी क्रूरता का स्रोत भी। तो क्या ये कहानी सफलता की एक अंधेरी तस्वीर पेश करती है कि अगर आपको इस दुनिया में सफल होना है तो आपको भावनाओं को पीछे छोड़ना होगा? ये कहानी निश्चित रूप से ये सवाल उठाती है। बेंजी ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो भौतिक दुनिया में सफलता का पैमाना माना जाता है, पैसा, जमीन, बिजनेस। उसने अपने माता पिता के विश्वास आधारित मॉडल को अपने परिणाम आधारित मॉडल से हरा दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने उस चीज को पूरी तरह से खो दिया जो हमें इंसान बनाती है, सहानुभूति, रिश्ते और प्यार। बिल्कुल। ये कहानी एक बहुत ही असहज सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम सब पर बेहतर नतीजे देने, ज़्यादा प्रोडक्टिव होने और अपने लक्ष्य पर फोकस करने का दबाव है, क्या हम सब अनजाने में अपनी भावनाओं से दूर नहीं होते जा रहे? और इस तरह की सरल एक आयामी सफलता की असली कीमत कौन चुकाता है? इस कहानी में तो कीमत उसके माता पिता ने चुकाई, लेकिन असल जिंदगी में शायद हम सब चुकाते हैं।